तो कैसे हो मेरे चीतो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको आईक्यू टेस्ट का कंटेंट प्लस पीवाईक्यू जो सीटेट ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं वो सारे जो है कराने वाला हूं। बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है। किसके लिए मज़ेदार है? जो पेपर 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज जो इनका जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है और मैंने काफ़ी सारे वीडियोस और भी बना रखे हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियोस के लिंक देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले हमें जो है आईक्यू के बारे में पता होना चाहिए। बुद्धि क्या होता है, बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू क्या होता है, यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या होता है। तो देख लेते हैं हम आईक्यू के बारे में। आईक्यू शब्द की उत्पत्ति जर्मन शब्द इंटेलिजेंट क्वोशिएंट से हुई है, जिसका जो है पहली बार प्रयोग किसने किया था? जर्मन एक मनोवैज्ञानिक से जिसका नाम था विलियम स्टर्न ने 1912 में किया था। यानी आईक्यू शब्द का जो पहली बार जो प्रयोग है ना, वो 1912 में किसने किया था? विलियम स्टर्न के द्वारा किया गया था इसका प्रयोग। ये कौन थे? जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे। आईक्यू की फुल फॉर्म की बात करें तो ये आईक्यू की फुल फॉर्म है। उसके बाद किसी इंसान के तर्क कर पाने की क्षमता से है। यानी आईक्यू का क्या मतलब होता है कि कोई भी इंसान कितना तर्क कर पा रहा है, कितना मतलब किसी चीज के बारे में सोच पा रहा है, उसका आईक्यू बताता है ये सारी चीजें। की आपने सुना होगा ना कि भाई जो है इस बंदे का आईक्यू बहुत ज्यादा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को अपनी समझ से कितना अच्छा कर सकता है, इस बात की जानकारी हमें उस व्यक्ति के बौद्धिक स्तर यानी कि आईक्यू टेस्ट करके पता लगा हम सकते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति कितना ज़्यादा मतलब स्मार्ट है, ये तो हमें उसको देखने के बाद पता चल जाता है, लेकिन कितना मतलब स्मार्ट है, ये चीज़ें कितना वो मतलब उसका आईक्यू स्तर कितना है, ये चीज़ें हम क्या करते हैं, एक बौद्धिक परीक्षण होता है। जो काफ़ी सारे परीक्षण होते हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा। उस परीक्षण को करके हम उस व्यक्ति के बौद्धिक स्तर का पता लगा सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है, अल्फ्रेड बिने के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, लुइस टर्मन के द्वारा या विलियम स्टर्न के द्वारा। तो करेक्ट आंसर है विलियम स्टर्न, इसका फोर्थ आंसर करेक्ट है। 1912 में इन्होंने ही सबसे पहले इसकी अवधारणा दी थी। अब हम देख लेते हैं बौद्धिक परीक्षण यानी कि आईक्यू टेस्ट किस प्रकार करते हैं और इसका क्या मतलब जो है मतलब इसका इतिहास रहा है, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। और क्या बौद्धिक परीक्षण होता है? वैसे तो मैंने अभी पीछे आपको बता दिया है कि किसी भी व्यक्ति का जो है आईक्यू का स्कोर निकालने के लिए जो है हम बौद्धिक परीक्षण आईक्यू टेस्ट का हम प्रयोग करते हैं। देख लेते क्या है, किसी व्यक्ति के बुद्धि के स्तर को मापने का एक ये जो है तरीका है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इनामिना टीका कोई भी है, तो उस लड़की के या कोई भी राहुल या कोई भी मतलब ऐसा लड़का है और उसका हमें जो है क्या करना है, हमें उसका जो है बौद्धिक का परीक्षण करना है, बौद्धिक का स्तर जानना है। तो हम क्या करेंगे? आईक्यू टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप ब्लड टेस्ट कराते हो, आपके शरीर में कितना हीमोग्लोबिन है, कितना सब कुछ है, कितना सीबीसी वगैरह है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाती है। उसी प्रकार हम आईक्यू टेस्ट करके हम अपने बौद्धिक का स्तर पता कर सकते हैं। फ्रांस में मंदबुद्धि बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए एक समिति बनाई गई। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्फ्रेड बिने थे। अल्फ्रेड बिने को जो है बनाए गए। यानी कि फ्रांस में क्या हुआ कि जो मंदबुद्धि जो बच्चे होते हैं जिनमें दिमाग कम होता है, उन बच्चों को जो है ट्रेनिंग देने के लिए एक समिति बनाई गई। और इस समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? अल्फ्रेड बिने को बनाया गया। क्यों बनाया गया, आगे देखते हैं। अल्फ्रेड बिने ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि को समझा और कई मनोवैज्ञानिक तरीके दिए। इन्होंने जो है बुद्धि परीक्षण में इनका काफी ज्यादा योगदान रहा है और यही ऐसे एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जो बुद्धि को बहुत करीबी स्तर से समझा और इसके कई सारे तरीके दिए मापने के। इन्हें बुद्धि के मापन क्षेत्र का जन्मदाता भी कहा जाता है। बिने कहते हैं कि बुद्धि को एक तरीके से नहीं माप सकते, इसको मापने के कई पैमाने और यह जो है क्या है, जटिल प्रक्रिया है। इनका कहना है जो बिने साहब का कि बुद्धि को अगर आप कहोगे ना कि हम इस तरीके से जो ये डिफाइन तरीका, इस तरीके से हम नाप लेंगे, तो ऐसा कोई डिफाइन तरीका नहीं है। ये एक बहुत जटिल प्रोसेस है। डिफरेंट तरीके से जो है हम बुद्धि को माप सकते हैं और उसके डिफरेंट स्कोर भी आते हैं। अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में किया था और इसमें 3 से 16 वर्ष तक के बच्चों को जो है क्या किया, इसमें शामिल किया गया था। यानी कि 2 मनोवैज्ञानिक थे, एक अल्फ्रेड बिने थे और एक साइमन थे। इन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में किया था और इसमें 3 से 16 वर्ष तक के बच्चों को जो है शामिल किया गया। उसके बाद 1908 में मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी अल्फ्रेड बिने के द्वारा ही दिया गया। अब ये मेंटल एज क्या, मानसिक आयु क्या होती है, वो मैं जो है आपको बता देता हूँ। मानसिक आयु की फॉर एग्जांपल आप समझो, आपकी उम्र है अभी 25 साल उम्र है, लेकिन जो आपका जो दिमाग चलता है ना, वो 30 साल वाला दिमाग चलता है। आपका मेंटल एज कितना हो जाएगा? वो 30 साल हो जाएगा। इसको हम आगे और भी डिटेल में देखेंगे। थोड़ा मोटा मैंने आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दिया है। अब ये क्वेश्चन है, पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? अल्फ्रेड बिने, एरिक्सन, लुइस टर्मन या विलियम स्टर्न? ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं ये देख लेते हैं। बेसिकली 2 प्रकार होते हैं। एक तो व्यक्तिगत
बुद्धि परीक्षण होता है एक सामूहिक। सामूहिक में हो गया एक से अधिक व्यक्तियों का जो है एक साथ बुद्धि परीक्षण किया जाता है, उसको हम सामूहिक बुद्धि परीक्षण बोलते हैं। व्यक्तिगत में क्या होता है वो सारी चीजें हम देख लेते हैं कितने प्रकार से किए जाते हैं। पहला है हमारा मेरिल पाल्मर स्केल। ये क्या होता है, ये जो है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण करने का एक तरीका है। ये है बुद्धि परीक्षण है एक प्रकार का जिसमें 1.5 साल से 6 साल तक के बच्चों को जो है शामिल किया जाता है। बच्चों का बुद्धि परीक्षण किया जाता है इसमें, यानी कि इसमें कितने उम्र तक के बच्चों को शामिल किया जाता है, 1.5 से 6 साल तक के बच्चों को शामिल किया जाता है और उनका जो है बुद्धि परीक्षण किया जाता है। कैसे किया जाता है, इसमें जो है 38 सब टेस्ट होते हैं, यानी कि उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं और वो टेस्ट जो हर बच्चे को दिया जाता है, जिस हिसाब से स्कोर आता है उस हिसाब से उसका बुद्धि परीक्षण का स्कोर बताया जाता है। तो ये पहला तरीका हो गया व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का। दूसरा तरीका देख लेते हैं रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, रेवन ने ये बेसिकली रेवन के द्वारा ही दिया गया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे जो है इसको जो है रखा गया है। रेवन ने इस साल 1936 में विकसित किया है, यानी कि ये जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है, ये एक जो तरीका है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का, ये रेवन ने जो 1936 में जो है क्या किया था, विकसित किया था। इस परीक्षण में 60 बहुविकल्प MCQ होते, जैसे कि आप सीटेट का पेपर देने जाओगे तो क्या होगा, उसमें आपको 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन के आंसर सही होंगे उस हिसाब से जो है आपको स्कोर दिया जाएगा। उसी प्रकार से जो है इसमें जो है 60 बहुविकल्प MCQ वाले क्वेश्चन होते थे जो कि 5 साल से लेकर वयस्कों तक को दिया जाता था। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की सामान्य बुद्धि और अमूर्त तर्क क्षमता को मापना था, यानी कि कोई भी बंदा कितना अमूर्त तरीके से किसी चीज को सोच पा रहा है और उसकी बेसिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि को मापना होता था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे है मनोवैज्ञानिक गुड इनफ। गुड इनफ इनके नाम पे ही, इनका नाम भी गुड इनफ था और इन्होंने जो परीक्षण का नाम भी गुड इनफ ही रखा है। इस परीक्षण के माध्यम से बच्चों से चित्र बनवाया जाता था, उसके बाद उस चित्र का मूल्यांकन करके बच्चे का परीक्षण किया जाता था। यानी कि कोई भी जो है मतलब बच्चों को बोल देते आप जो है ये आपके सामने है, इसमें आप जो है कुछ भी चित्र बनाओ। अब वो बच्चा अपनी समझ के हिसाब से जो है जो भी चित्र बनाता था उस चित्र का जो है फिर बाद में मूल्यांकन किया जाता था, उस हिसाब से जो स्तर मतलब कि बौद्धिक स्तर उसका पता चल जाता था। उसके बाद है मिनेसोटा पूर्व विद्यालय मापनी, यानी कि मिनेसोटा प्री स्कूल स्केल। ये भी एक प्रकार का परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो है टूल हुआ करता था। यह बुद्धि परीक्षण है, इसमें भी जो है 1.5 से 5 साल तक के बच्चों को जो है इसमें जो है मतलब इसमें रखा जाता था, बच्चों का बुद्धि परीक्षण किया जाता था। इसमें बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता था। तो ये सारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलुओं का जो है इसके माध्यम से मूल्यांकन किया जाता। अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जैसे कि आपको बोल देंगे कि वो कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता था, तो आपको जो है मिनेसोटा पूर्व विद्यालय मापनी पे टिक करना है। इसी प्रकार से जो मैंने आपको पीछे बताए हैं उनसे भी ऐसे ही, मतलब आपको बेसिकली थ्योरी कंटेंट की नॉलेज होगी तो आप कैसे भी जो है PYQ को सॉल्व कर पाओगे। मोटा मोटा कहने का मतलब है कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ देता है ना तो सीटेट वाला, तो वो क्या है, वो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अब आ जाता है हमारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। नाम में ही दे रखा है सामूहिक, यानी कि एक से ज्यादा लोगों का ग्रुप होगा और उसका जो है एक साथ बुद्धि परीक्षण। इसका भी देख लेते हैं। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों की भर्ती करने के लिए एक बुद्धि परीक्षण का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। आप सभी ने इतिहास में 12वीं क्लास में पढ़ा होगा, जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 तक, उसमें जो है सैनिकों की भर्ती करने के लिए जो है क्या किया था, इस बुद्धि का परीक्षण का जो है प्रयोग किया। क्योंकि सभी का जो है व्यक्तिगत रूप से जो है आप सभी को पता है कि जैसे पुलिस वगैरह की भर्ती होती है उसमें 1, 2, 5 पुलिस की तो भर्ती होती नहीं है, उसमें मतलब लाखों हजारों पुलिस की भर्ती होती है। तो उसका बुद्धि परीक्षण करने के लिए, और उस टाइम तो ये जो नंबर था वो डबल ट्रिपल था, तो एक एक का तो हम बुद्धि परीक्षण नहीं कर सकते जो पीछे मैंने आपको बताए हैं। इसमें जो हम सामूहिक रूप से बुद्धि परीक्षण करते हैं और हजारों व्यक्तियों पर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण करना असंभव था, इसलिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण का हम प्रयोग करते हैं। सेना में अधिकारी और पढ़े लिखे लोगों के लिए आर्मी अल्फा नाम से जो है परीक्षण हुआ करता था, यानी कि सेना में कोई मतलब बड़े पद पे है, अच्छे पद पे है, तो वो तो कम ही लोग होते हैं ना, वो थोड़ी ऐसे बहुत सारे बल्क में होते हैं। जैसे कोई DSP SSP हो गए तो ये सारे क्या होते हैं, कम होते हैं, तो उनके लिए हम आर्मी अल्फा नामक परीक्षण का प्रयोग करते थे। और जो अनपढ़ सैनिक हुआ करते थे, खैर आजकल तो जो सैनिक भी होते हैं वो भी काफी ज्यादा पढ़े लिखे, लेकिन मैं उस टाइम की 1914 की बात कर रहा हूँ जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। तो उन अनपढ़ सैनिकों के लिए किस प्रकार की परीक्षण का प्रयोग किया जाता था, तो आर्मी बीटा सामूहिक परीक्षण का निर्माण किया गया था। पढ़े लिखे के लिए आर्मी अल्फा, अनपढ़ के लिए आर्मी बीटा का प्रयोग किया जाता था। तो ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण था। और इसी बुद्धि परीक्षण के तौर पे जो है प्रथम और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो है सैनिकों की भर्ती की गई थी। आज की बात अलग है, आज तो काफी ज्यादा पढ़े लिखे सैनिक भी होते हैं, लेकिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण
कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। समान जुड़वा भाइयों में एक सेकंड, ये समान जुड़वा भाई है, ठीक है। इन दोनों को क्या किया, एक को अमीर घर ने अडॉप्ट कर लिया, एक को गरीब घर ने अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद जो है 1 साल बाद क्या होता है वो ऑप्शन में अभी पहले मैं आपको पढ़ देता हूँ, उसके बाद आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार के द्वारा गोद लिया गया और दूसरे को एक गरीब परिवार के द्वारा गोद लिया गया। 1 वर्ष के बाद निम्नलिखित में से कौन सा उनके आईक्यू स्कोर के बारे में सबसे अधिक संभावना हो सकता है। मोटा मोटा कहने का मतलब है कि ये दोनों भाई थे, इन दोनों भाई में से जो है एक को अमीर परिवार ने ले लिया, एक को गरीब परिवार ने ले लिया। अब 1 साल बाद जो है इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि दोनों में से ज्यादा आईक्यू स्कोर किसका होगा, किसकी संभावना अधिक है, तो ये आपको बताना है। अमीर सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का गरीब परिवार वाले लड़के से ज्यादा अंक प्राप्त करेगा, दोनों के अंक बराबर होंगे। गरीब परिवार वाला लड़का अमीर सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के से ज्यादा अंक प्राप्त करेगा। ये सामाजिक आर्थिक स्तर स्कोर को प्रभावित नहीं करता है। कहने का मतलब है जो सामाजिक आर्थिक स्तर जो होता है ना, किसी भी कोई चाहे व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, उसमें जो सामाजिक आर्थिक स्तर होता है ना, वो कभी भी आईक्यू को जो है प्रभावित नहीं करता है। तो बताओ इनमें से क्या करेक्ट ऑप्शन है। प्रीवियस ईयर में सीटेट के द्वारा पूछा गया है, तो इसका भी करेक्ट आंसर 4th है। 4th इसलिए मुझे पता है आप सभी ने बोला होगा कि जो भाई अमीर जो फैमिली ने जो बच्चे को अडॉप्ट किया उसका सामाजिक उसका जो आईक्यू स्कोर होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन नहीं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो ज़्यादा आईक्यू वाले बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादातर गरीब परिवार में ही होते हैं, क्योंकि अमीर परिवार में इसलिए नहीं होते क्योंकि उनको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइडेड होती है, हर एक फैसिलिटी प्रोवाइडेड रहती है, वो ज़्यादा एफर्ट लगाते नहीं है। आज भी आप देखोगे बिहार यूपी से ज़्यादा आईएएस निकलते हैं, लेकिन उतने दिल्ली से क्यों नहीं निकलते। दिल्ली में तो भाई समृद्ध परिवार लोग रहते हैं ना ज़्यादातर, लेकिन वहाँ से क्यों नहीं निकलते। तो इसका मोटा मोटा कहने का मतलब है जो सामाजिक और आर्थिक स्तर जो होता है ना, वो आईक्यू के स्तर को प्रभावित नहीं करता है। तो 4th आंसर इसका करेक्ट है। मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों ने फर्स्ट पे क्लिक किया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, बुद्धि लब्धि परीक्षण का फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। किस प्रकार से हम किसी की भी बुद्धि का जो है मतलब किसी की भी बुद्धि को जो है फॉर्मूले के माध्यम से किस प्रकार से निकाल सकते हैं, किसने ये फॉर्मूला दिया है। फर्स्ट पॉइंट है 1912 में व्यक्ति की बुद्धि को मापने के लिए विलियम स्टर्न ने मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज और शारीरिक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज के कारक को जो है प्रस्तुत किया है, और इसी के आधार पर व्यक्ति की वास्तविक बुद्धि का हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि ये जो बेसिकली फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको पीछे मानसिक आयु का बताया कि मानसिक आयु हम किसको बोलते हैं, अब आता है शारीरिक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज। यानी कि अब 25 साल की आपकी उम्र है तो आपकी शारीरिक आयु 25 साल होगी, और आपका जो दिमाग चल रहा है वो 30 साल इतना चल रहा है, तो जो आपकी जो मानसिक आयु होगी यानी कि मेंटल एज वो 30 साल होगी। दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे आपस में, तो ये आपका जो है क्या है, स्कोर आ जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। उसके बाद विलियम स्टर्न के ही फॉर्मूले को जो है 1916 में क्या किया गया, रिवाइज किया गया, उसमें जो है थोड़ा सा संशोधन किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो 1916 में टर्मन ने इसे संशोधित करके जो है ये वाला फॉर्मूला दिया, यानी कि सब कुछ सेम है, IQ = MA/CA × 100, सिर्फ इन्होंने जो है × 100 कर दिया, और इस फॉर्मूले को जो है टर्मन ने 1916 में दिया। और टर्मन के अनुसार जिस बच्चे का जो बुद्धि लब्धि यानी कि जो IQ स्कोर है 90 से 100 के बीच रहेगा, तो वह बच्चा जो है औसत बुद्धि यानी कि मतलब नॉर्मल रेंज में रहेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब बेसिकली जो हम भी जो है ना, हम और आप, तो 90 से 100 के बीच ही हमारा जो है IQ स्कोर रहता है। इससे अगर ऊपर जाएंगे तो फिर हम किस कैटेगरी में आ जाएंगे वो हम आगे देखेंगे। छात्रों को उनकी बुद्धि लब्धि के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने से उनका आत्मसम्मान क्या, यानी कि जो छात्र हैं, अगर जैसे किसी का IQ स्तर बहुत कम है तो उसको आप क्या करो, कैटेगराइज कर दो, कि मतलब जो कम IQ वाले बच्चे हैं उनको एक ग्रुप में रख दो, जो ज्यादा IQ वाले बच्चे उनको एक ग्रुप में रख दो। इससे क्या होगा, इससे जो उनका आत्मसम्मान होगा उसमें जो है उसमें कमी आएगी। वो सोचेंगे यार मैं भी ऐसा ही हूँ, मुझे जो है बाकी बच्चों के साथ मेरे साथ वाले बच्चे भी ऐसे ही है, तो इसके आत्मसम्मान में कमी होगी। और जो शैक्षणिक प्रदर्शन है, यानी कि वो जो एजुकेशन में जो कुछ अच्छा कर सकता था वो भी जो है उसका कम हो जाएगा। तो इसका 3rd ऑप्शन करेक्ट है। अब ये देख लो बुद्धि लब्धि तालिका यानी कि टेबल है, ये कितने से कितने के बीच में कौन सा व्यक्ति आएगा, यानी कि 0 से 25 के बीच में जिसका बुद्धि का जो स्तर है वो मूर्ख कहलाएगा, बिल्कुल ही मूर्ख चौपाट कहलाएगा। और यदि किसी व्यक्ति का बुद्धि जो है 145 प्लस है तो वो जो है प्रतिभाशाली यानी कि क्या है, जीनियस, ब्रिलियंट कहलाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्लीन इफेक्ट। फ्लीन इफेक्ट क्या होता है ये देख लेते हैं। जब कई समुदायों पर कुछ समुदायों पर बुद्धि का परीक्षण किया गया तो पाया गया कि हर दशक यानी कि हर 10 साल में जो मानव की बुद्धि में जो है 3 अंक से बढ़ोतरी हो रही है। इसी को जो हम क्या कहते हैं, फ्लीन इफेक्ट कहते हैं। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि किस प्रकार से हम IQ का जो है मतलब फॉर्मूले के माध्यम से जो हम IQ का स्तर निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे हो यार IQ का स्तर जब हमने निकाल दिया है तो अब ये फ्लीन इफेक्ट क्या कह रहे हैं। ये तो बड़ा ही विचित्र बात कह रहा है कि मतलब हर दशक में यानी कि हर 10 साल में जो हमने IQ का स्तर निकाला तो उसमें 3 अंक से बढ़ोतरी हो रही है। जी हाँ, ये फ्लीन के द्वारा ही जो है ये परीक्षण किया गया था। उन्होंने जो है कई समुदायों पे, कई कम्युनिटी पे जो ये परीक्षण किया और वहाँ पे पाया कि जिस बंदे का IQ स्तर आज से 10 साल पहले इतना था उसमें 3 अंक की बढ़ोतरी हुई है। इसी को हम फ्लीन इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद इसी में कुछ और पॉइंट है। फ्लीन के शोध में दिखाया गया कि पश्चिमी देशों में जो बुद्धि परीक्षण हुए थे उसमें हर दशक में हमें बदलाव देखा जा रहा है, क्योंकि ये सारे परीक्षण वहीं वेस्टर्न कंट्री में ही हुए थे। वहीं के मनोवैज्ञानिक वहीं करेंगे ना, ईस्टर्न में थोड़ी करेंगे। फ्लीन ने शोध में पाया कि यह बदलाव आनुवांशिक कारकों की वजह से नहीं हो सकता। यानी कि आप सभी को मालूम है कोई भी हेरिडिटलियर चेंजेस जो होते हैं जो 10 साल या 15 साल में नहीं होते, ये इनको कई हजारों साल लग जाते हैं। यानी कि मानव भी जो मतलब बंदर से मानव बना है, या एक थ्योरी और थी जो मतलब एल्गीस, वो जो मतलब एल्गी वगैरह बोलते थे, उससे जो मानव बना है तो वो एक दिन में या 10 साल में नहीं हुआ है। तो ये सारे चेंजेस भी जो है ना, ये हेरिडिटी चेंजेस नहीं हो सकते हैं, इनका मानना था। तो ये कौन से चेंजेस हो सकते हैं? अरे बाप रे, इसमें तो आगे दे ही नहीं रखा पॉइंट। तो इनका मानना था, इसमें आगे पॉइंट नहीं दे रखा मैंने, शायद स्लाइड बनाने में गलती हो गई है। तो इनका मानना था कि ये सारे जो हमें जो पॉइंट में जो बढ़ोतरी देखने को हर 10 साल में मिल रहा है, ये किसकी वजह से? ये पर्यावरणीय कारकों को इन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। ये हमारे वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है, IQ टेस्ट की आलोचना यानी क्रिटिसिज्म। यानी कि कोई भी थ्योरी अगर आती है ना, अगर उसकी सराहना हो रही है, बहुत सारी बातचीतें हो रही है, तो उसकी जो है आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म भी होगी। आप सभी को पता है समाज में 2 प्रकार के लोग हैं, कोई उस चीज़ की जो है सराहना करते हैं और कोई उस चीज़ की जो है क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। तो हम आलोचना भी इस थ्योरी की देख लेते हैं क्या है। ये जो थ्योरी था ना IQ टेस्ट वाला, ये सांस्कृतिक पक्षपाती था। केवल पश्चिमी देशों के केवल इन्होंने जो है पश्चिमी देशों को प्राथमिकता दी। आप सभी को पता है मनोवैज्ञानिक वहीं के थे, और सारे सैंपल कहाँ के लेंगे? इंडिया के थोड़ी सैंपल लेंगे, इंडिया सैंपल भी तो वहीं के लेंगे ना। तो इन्होंने जो है पक्षपाती इसको जो है कहा। उसके बाद बच्चे के IQ समय समय पर बदल रहे थे। ये अभी आपको मैंने फ्लीन इफेक्ट्स में बताया ही है कि आपने देखा है। लेकिन इसमें IQ टेस्ट में क्या बताया गया है कि ये लो भाई, ये एक फॉर्मूला लो, इससे जो है किसी भी बच्चे का IQ टेस्ट निकाल लो। लेकिन फ्लीन इफेक्ट तो अलग ही चीज़ कह रहा है कि भाई हर 10 साल पे 3 पॉइंट की बढ़ोतरी हो रही है बच्चे के उसमें स्कोर में। ये भी एक आलोचना थी। उसके बाद है बच्चों में अलगाव की स्थिति हमें उत्पन्न होती हुई दिखती है। उत्पन्न कैसे होती हुई है? कोई बच्चा जो है, अगर आप बच्चे को कैटेगराइज कर रहे हो, कोई बच्चा मतलब पढ़ने में अच्छा है, उसको आप ज़्यादा उसको जो है मतलब ध्यान दे रहे हो, और जो बच्चा थोड़ा सा बुर्बक है, मंदबुद्धि है, तो उसको क्या कर रहे हो, आप उसको नकार रहे हो। तो इससे क्या होता है, बच्चों में जो है अलगाव की स्थिति जो है, अलग थलग होने की स्थिति जो है दिखाई देती है। उसके बाद ये बच्चों को जो है लेबल कर देता है। लेबल का मतलब वही है कि भाई ये बच्चा जो है प्रतिभाशाली है और ये बच्चा मंदबुद्धि बुर्बक है। तो ये जो है IQ जो है लेबल कर देता है। तो ये इसकी जो है आलोचना थी। समझ गए भाई? तो इससे संबंधित एक प्रश्न भी देख लेते हैं हम। प्रश्न क्या है? बच्चों की बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि की अवधारणा का प्रयोग करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख चिंताएं हैं? कौन सी प्रमुख चिंताएं अभी मैंने आपको पीछे बताई है, तो वो आप मुझे बताओगे। स्कोर की अस्थिरता, परीक्षणों में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, परीक्षणों की उत्पाद उन्मुखता, बच्चों का लेबल लगाना। तो ये जो है आपके लिए होमवर्क है। अभी पीछे ही मैंने सारे पॉइंट बताए, इनमें से कोई एक ही करेक्ट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।